प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। इससे पहले कड़ी में हमने आपको बताया था कि हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में न तो कोई कमी होती है और न ही कोई सुधार होता है, लेकिन स्लट्सकी की जो विचारधारा है, जो स्लट्सकी ये अर्थशास्त्री थे रशियन, इन्होंने जो प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या की है वो हिग्स से थोड़ा हटके है और हिग्स से बेहतर भी उसको माना जाता है, क्योंकि इनके अनुसार उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के बाद एक अच्छी स्थिति, एक बेहतर स्थिति में प्रवेश करता है। इसलिए हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को बेहतर भी माना जाता है हिग्स की तुलना में। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य मैंने पूर्व में भी बताया था कि कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के उपभोग और उसके व्यवहार में या उसके संतुलन बिंदु में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसको हम देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये एक्स और वाई टू कमोडिटी मॉडल है। इधर हम एक्स वस्तु को दिखाते हैं, इधर वाई वस्तु को। ये प्रारंभिक कीमत रेखा पीएल है और इस कीमत रेखा पर एक संतुलन बिंदु आईसी के द्वारा स्थापित होगा। इसको हम ई संतुलन बिंदु यहाँ पर निर्धारित हुआ। इसमें एक्स की वो एक्स मात्रा और वाई की वाई मात्रा का उपभोग करता है। अब मान लीजिए कि कीमत एक्स की घट जाती है, कीमत x की घट जाती है और नई कीमत रेखा PL1 हो जाएगी और एक नए संतुलन बिंदु IC1 पर उपभोक्ता संतुलन स्थापित कर सकता है, वो E1 बिंदु हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये कीमत प्रभाव है, हमको अध्ययन करना है प्रतिस्थापन प्रभाव का। अब यहाँ पर वही स्थिति है कि x वस्तु की कीमत घटने पर जब कीमत रेखा PL से शिफ्ट होकर PL1 हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई आय को हमें वापस करना पड़ेगा, वो चाहे कर के रूप में हो या जिस रूप में भी हो। उसके लिए हिग्स ये कहता है कि हम एक समानांतर कीमत रेखा इस प्रकार से खींचेंगे जो एक पहले से बेहतर स्थिति में हो और वह प्रारंभिक संतुलन बिंदु E को काटते हुए गुजरेगी। तो हम देखते हैं इसको, इसके समानांतर एक रेखा हम पीछे की ओर इस प्रकार खींचते हैं। ये नई कीमत रेखा E को काटते हुए आती है और ये नई कीमत रेखा होगी P1L2। नई कीमत रेखा होगी P1L2 और इस P1L2 के नई कीमत रेखा पर एक नए संतुलन बिंदु को स्थापित यहाँ पर होगा और जो IC वक्र है वो यहाँ पर IC2 एक तटस्थ वक्र होगा और एक नया संतुलन बिंदु E2 स्थापित होगा। और इस E2 संतुलन बिंदु अर्थात प्रारंभिक संतुलन बिंदु की कीमत में परिवर्तन के बाद संतुलन बिंदु E1 पर गया, लेकिन वो प्रभावी नहीं होगा क्योंकि हमने प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करना है। तो उपभोक्ता E के बाद कहां जाएगा? E2 पर, अर्थात E से E2 पर जो यहाँ पर गमन है, मूवमेंट है, ये स्लट्सकी का प्रतिस्थापन कहलाएगा। किसका प्रतिस्थापन कहलाएगा? स्लट्सकी का। E से E2 ये भी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, SE सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, लेकिन किसका है? स्लट्सकी का। लेकिन अब यहाँ पर अंतर क्या है कि ये जो पहले वाला संतुलन बिंदु है IC पर स्थित है और जो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन के बाद जो नया तटस्थ वक्र है वो IC से ऊपर स्थित है। अर्थात इसको हम ऐसे समझेंगे अलग से। IC ये आपने देखा पहले का संतुलन बिंदु है, यहाँ पर ये E है और एक नया संतुलन बिंदु कहाँ स्थापित हुआ? IC2 पर। IC2 पर ये संतुलन बिंदु है E2। अब ये संतुलन बिंदु जो IC1 पर स्थित है E और IC2 पर स्थित है E2, तो ये इससे ऊपर है। ये संतुलन, ये तटस्थ वक्र क्या है? IC1 से ऊपर स्थित है। इसका मतलब एक निम्न तटस्थ वक्र से अगर उपभोक्ता उच्च
उच्च तटस्थ वक्र में जा रहा है या प्रवेश कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन हुआ है? वृद्धि हुई है। उसकी आर्थिक स्थिति पूर्व से वृद्धि हुई, यानी IC तटस्थ वक्र निम्न स्थिति को और IC2 तटस्थ वक्र उच्च स्थिति को व्यक्त करेगा। यहाँ भी वही है, IC में उपभोक्ता पहले E बिंदु पर था, अब IC2 पर वो E2 बिंदु पर है, जो इस तटस्थ वक्र यानी E से E2 जो संतुलन बिंदु है वो पहले से उच्च स्तर पर स्थित है, यानी कि संतुलन बिंदु E निम्न स्तर पर है और E2 संतुलन बिंदु उससे उच्च स्तर पर है। तो यहाँ पर यह है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के बाद उपभोक्ता पहले से बेहतर स्थिति में होता है। अब यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति की गई है, यहाँ पर स्लट्सकी की जो प्रतिस्थापन प्रभाव की जो खूबी है या उसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें जो क्षतिपूर्ति की गई है, जो समानांतर रेखा आप देख रहे हैं, समानांतर रेखा मतलब PL1 और P1L2, ये जो दो समानांतर रेखाएं हैं, ये इसके बीच की जो दूरी है, गैप है, वो उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन को व्यक्त करता है। कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर हम अगर इसको देखें, ये P1 के बराबर है। ये कितना है? P1 के बराबर। ये क्या है? आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन, कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। ये क्या है? आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन है, कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन, कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। कौन? P1। अब ये जो P1 की गणना है, ये स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में करना आसान है, क्योंकि ये जो P1 का यहाँ पर बिंदु हम निर्धारित करते हैं, ये संतुलन बिंदु है। यहाँ पर ये P1L2 जो रेखा है, E को काटते हुए जाती है, जबकि हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में यह इस पूर्व वाले तटस्थ वक्र को स्पर्श करते हुए जाती है। जब स्पर्श करने और काटने की स्थिति आती है, तो वहां पर एक ये स्थिति आती है कि यहाँ पर अगर ये कोई रेखा स्पर्श करते हुए गुजरती है, मान लीजिए IC है और ये प्राइस लाइन है PL थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर ये स्पर्श यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यानी A B C ये तीन बिंदु हैं, तीनों टेंजेंसी पॉइंट हैं। लेकिन आप किस पॉइंट के आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना करेंगे, ये कहना कठिन है। जबकि अगर स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव पर हम देखें, तो यहाँ पर क्या है, जो ये रेखा है, ये काटती है उसको, IC को प्राइस लाइन जो है वो क्या करती है, यहाँ पर प्राइस लाइन P1L2 इस प्रकार गुजरती है, जो पूर्व वाले तटस्थ वक्र IC को काटते हुए, ये P1L2 इसको हम मान लेते हैं P1L2, तो यहाँ पर काटते हुए आती है। तो जो कटान का बिंदु है, जहाँ पर दो लाइनें आपस में काटती हैं, तो वहां पर उस बिंदु की गणना करना आसान है। जबकि टेंजेंसी पॉइंट कई हो सकते हैं, और किस आधार पर आप किस A B C किसके आधार पर आप क्षतिपूर्ति की गणना करेंगे आय में, वो यहाँ पर निर्धारित करना हिग्स में कठिन है। जबकि स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में आय की यानी ये P1 की गणना करना आसान है, इसीलिए स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से बेहतर माना जाता है। और आज आपने देखा कि स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत किस प्रकार उपभोक्ता पहले से बेहतर स्थिति में प्रवेश करता है, यानी E से E2 पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव है स्लट्सकी का, और E से E2 पर जाना पहले से उच्च स्तर पर जाना है। यही स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव की विशेषता है। आज इतना ही। थैंक यू।